नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश का जनजातीय परिदृश्य। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो मध्य प्रदेश की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं जो खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनजातियों पर ही केंद्रित हैं। उनकी परिभाषा क्या है, संविधान में उनकी क्या स्थिति है और सबसे ज़रूरी राज्य में वो कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं, उनका भौगोलिक फैलाव कैसा है। हाँ, ये सब पहलू समझने लायक हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन समुदायों को परिभाषित करने वाले तत्वों को समझें, संविधान में उनकी जगह को जानें, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के योगदान पर नजर डालें और फिर मध्य प्रदेश के नक्शे पर उनकी मौजूदगी को टटोलें। सही कहा। और देखिए, ये सच में एक अहम विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश, जैसा हम जानते हैं, भारत का वो राज्य है जहां सबसे बड़ी जनजातीय आबादी रहती है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। उनका यहाँ होना सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये राज्य की संस्कृति, समाज, उसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जनजाति, तो इसका असल मतलब क्या है संवैधानिक तौर पर? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366, उसका खंड 25 अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को परिभाषित करता है। अच्छा। पर वो परिभाषा बस इतनी है कि अनुसूचित जनजाति का मतलब वो जनजातियां या जनजातीय समुदाय या उनके हिस्से हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इस रूप में माना गया है। मतलब परिभाषा खुद अनुच्छेद 342 पर निर्भर करती है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से मतलब सलाह मशवरा करने के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करें। ठीक है। और उस अधिसूचना के जरिए वो कुछ जनजातियों या उनके हिस्सों को उस राज्य या क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति के तौर पर घोषित कर सकते हैं। ये एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई किन समुदायों को इस सूची में डाला जाए? इसके लिए कुछ पैमाने तो होंगे। हाँ, जरूर होंगे। तो इसके लिए समय समय पर समितियां बनी। जैसे 1965 में एक चंदा समिति बनी थी। अच्छा, उसने कुछ मुख्य बातें बताई, क्या थी वो बातें? जैसे कि समुदाय का भौगोलिक रूप से अलग थलग होना, मतलब वो मुख्य धारा से कुछ कटे हुए हों। अच्छा। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति हो जो दूसरों से अलग हो। उनकी कुछ खास जनजातीय विशेषताएं हों, उनके रहन सहन में, परंपराओं में, उनके जीवन यापन के तरीकों में शायद कुछ आदिमता के तत्व दिखें, मतलब पुराने तरीके। और बाहरी समुदायों से मिलने जुलने में एक तरह का संकोच, थोड़ी शर्मीलापन, ये कुछ मोटे तौर पर मानक हैं। अच्छा, तो इन मानकों के आधार पे किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पे विचार होता है। हाँ, विचार किया जाता है कि क्या ये समुदाय इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। ये तो हुई संवैधानिक और प्रशासनिक परिभाषा। वैसे मुझे याद आ रहा है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी एक परिभाषा दी गई थी। वो ब्रिटिश काल का बड़ा दस्तावेज था। हाँ, बिल्कुल। इंपीरियल गजेटियर की परिभाषा थोड़ी अलग थी। वो सामाजिक संरचना पर ज्यादा ध्यान देती थी। उसके हिसाब से जनजाति मतलब ऐसे परिवारों का समूह जिनका एक साझा नाम होता है, ठीक। जो एक आम बोली बोलते हैं, किसी एक तय इलाके पर रहते हैं या उस पर अपना दावा करते हैं और ज्यादातर अपनी ही जनजाति के अंदर शादी ब्याह करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये आखिरी बात, मतलब अंतर्विवाह, हमेशा उतनी सख्ती से लागू नहीं होती। दिलचस्प। और यहीं पर एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आदिवासी। हाँ, ये शब्द तो बहुत प्रचलित है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? किसने? वो थे ठक्कर बापा, जिन्हें कई लोग प्यार से आदिवासियों का पिता भी कहते हैं। ओह, अच्छा। हाँ। ठक्कर बापा। हाँ, ये शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, मतलब मूल निवासी। ये शब्द इन समुदायों के उस भूमि से प्राचीन जुड़ाव पर जोर देता है। सही। और अगर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात करें तो इस क्षेत्र में, खासकर मध्य भारत में, हीरालाल और रसेल का काम बहुत शुरुआती और महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी 1916 में एक किताब आई थी, द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। अच्छा, 1916 में। हाँ। काफी पुराना काम है। हाँ, उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत विस्तृत अध्ययन था। चलिए, अब जब जनजातीय अध्ययन की बात हो ही रही है, तो एक नाम है जो मेरे ख्याल से लिए बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, वेरियर एल्विन।
हाँ, वेरी रेलेवेंट, बिल्कुल सही। एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण व्यक्ति। थे तो वो ब्रिटिश मूल के, हाँ, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के जनजाति समुदायों, खासकर मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय के अध्ययन और उनके बीच रहने में लगा दी। हाँ, उनका जुड़ाव बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक बाहरी मानव विज्ञानी नहीं थे। बिल्कुल, यहाँ तक कि उन्होंने एक गोंड महिला कोसी से शादी भी की थी। वो उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। सही। और यहीं पर उनकी सोच का एक, आप कह सकते हैं, विवादास्पद लेकिन दिलचस्प पहलू सामने आता है। हाँ, उनकी नेशनल पार्क वाली थ्योरी। हाँ, वही। एल्विन जनजातीय संस्कृति के बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि इन समुदायों की जो अपनी उनिक जीवन शैली है, जो संस्कृति है, उसे बाहरी दुनिया के, खासकर आधुनिक समाज के बुरे प्रभावों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि उनके लिए एक तरह से अलग संरक्षित क्षेत्र होने चाहिए, जहाँ वो अपनी मर्जी से जी सकें, बाहरी दखल कम से कम हो और उनकी जमीनों की पूरी सुरक्षा हो। हाँ, ये नजरिया उस समय काफी बहस का विषय बना था। कुछ लोगों ने इसे संरक्षणवादी माना, कुछ ने इसे अलगाववादी कहा, लेकिन उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और उनके काम को पहचान भी मिली, अकादमिक स्तर पर भी और सरकार की तरफ से भी। हाँ, उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उसी साल भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये दिखाता है कि उनके काम का कितना महत्व था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जनजातीय जीवन को अंदर से समझने की कोशिश की। वो उनके मिथकों, उनकी कला, उनके सामाजिक ताने-बाने, हर चीज में गहरे उतरे। उनकी कुछ प्रमुख किताबों के नाम आप बता सकते हैं? हाँ, कई हैं, जैसे द मुरिया एंड देयर गोठुल। ये मुरिया गोंड जनजाति की युवाओं के सामाजिक संस्थान घोटुल पर एक क्लासिक मानी जाती है। फिर द बाइगा है, जो बैगा जनजाति पर है। अच्छा। द अगारिया लोहे का काम करने वाली अगरिया जनजाति पर है। इसके अलावा उन्होंने जनजातीय मिथकों पर बहुत काम किया, जैसे ट्राइबल मिथ्स ऑफ ओडिशा, मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया, फिर ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। मतलब लिस्ट काफी लंबी है। लीव्स फ्रॉम द जंगल, द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब। काफी ज्यादा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने वाकई जनजातीय दुनिया को समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसमें मजेदार बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अकादमिक नजरिए से नहीं देखा, बल्कि मानवीय पहलू पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल। अच्छा, जनजातियों के इसी महत्व को और उनके अधिकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुछ खास दिन भी समर्पित किए गए हैं ना? हाँ, है। सबसे प्रमुख है 9 अगस्त। 9 अगस्त कौन सा दिन है ये? इसे विश्व जनजातीय दिवस कहते हैं, या इसका आधिकारिक नाम है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। अच्छा, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था, संकल्प 49214 के जरिए। इसका मकसद दुनिया भर के जो मूल निवासी हैं, जो स्वदेशी लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी संस्कृतियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये तो वैश्विक स्तर पर हुआ। भारत में भी कुछ ऐसा है? हाँ, भारत ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है। 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर, ये किसकी याद में? ये महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती है। ओह अच्छा, बिरसा मुंडा की जयंती। भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को ये घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और देश की संस्कृति और इतिहास में जनजातीय नायकों के योगदान को सम्मान देना, उसे याद करना। ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और दिन का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। वो है 31 अगस्त, विमुक्त जाति दिवस। विमुक्त जाति दिवस, ये किन के लिए है? ये उन समुदायों के लिए है जिन्हें पहले ब्रिटिश शासन के दौरान गलत तरीके से आपराधिक जनजाति, क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। आजादी के बाद उन्हें इस कलंक से विमुक्त किया गया। अच्छा। इनमें से कई समुदाय आज भी घुमंतु या अर्ध घुमंतु जीवन जीते। मध्य प्रदेश सरकार इस दिन इन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए विशेष पंचायतें भी आयोजित करती है, ताकि उनकी समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके। ये भी बहुत जरूरी है। चलिए अब वापस मध्य प्रदेश पर फोकस करते हैं। हमने शुरू में कहा था कि ये राज्य जनजातीय आबादी के लिहाज से भारत में सबसे बड़ा है। आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, 2011 की जो जनगणना थी, उसके आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है।
21.1%, यानी राज्य का हर 5वां व्यक्ति लगभग। हाँ, ये बहुत बड़ा अनुपात है। भारत में किसी भी राज्य से ज्यादा। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। 46। और इनमें से कुछ विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां भी हैं शायद। हाँ, इन 46 में से 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है। पीवीटीजी ऐसे जनजातीय समूह होते हैं जिन्हें उनकी कुछ खासियतों की वजह से ज्यादा संरक्षण और ध्यान देने की जरूरत समझी जाती है। जैसे उनकी आबादी या तो घट रही हो या स्थिर हो, वो आज भी खेती के बहुत पुराने तरीके इस्तेमाल करते हों, उनकी साक्षरता दर बहुत कम हो और वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हों। समझ गई। वैसे पूरे भारत में कितनी जनजातियां हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 705 जनजातियां सूचीबद्ध थीं और एक स्रोत इंदौर में 424 जनजातियों के सूचीबद्ध होने का उल्लेख करता है। हालांकि ये शायद स्थानीय स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर 46 ही मुख्य हैं। ठीक है, तो अब ये जो 21.1% आबादी है, ये पूरे मध्य प्रदेश में कैसे फैली हुई है? क्या ये हर जगह एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका वितरण बहुत असमान है। कुछ इलाकों में इनका घनत्व बहुत ज्यादा है तो कुछ में बहुत कम। अगर हम इसे राज्य के नक्शे पर देखें तो हम मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 4 या 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग जनजातीय पहचान सी बन गई है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? पश्चिमी मध्य प्रदेश से? हाँ, पश्चिमी क्षेत्र से शुरू करते हैं। ये इलाका मुख्य रूप से भील जनजाति का गढ़ माना जाता है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है ना? हाँ, जनसंख्या के हिसाब से गोंड के बाद भील सबसे बड़े समूहों में आते हैं और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में इनकी आबादी बहुत सघन है। राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का करीब 36.37%, मतलब 1/3 से ज्यादा इसी पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। बाप रे, कौन-कौन से जिले आते हैं इसमें? इसमें सबसे ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं अलीराजपुर, जहां लगभग 89% आबादी जनजाति है। 89? हाँ, और झाबुआ में 87%, इसके अलावा बड़वानी करीब 69%, धार लगभग 56%, खरगोन करीब 39%, खंडवा 35%, रतलाम 28%, ये सब जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। मंदसौर में प्रतिशत कम 2.59 है, पर वो भी इसी जोन का हिस्सा माना जाता है। तो ये पूरा मालवा का पश्चिमी हिस्सा और निमाड़ क्षेत्र हो गया। हाँ, भौगोलिक रूप से देखें तो ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज का पश्चिमी भाग है और नर्मदा घाटी का निचला हिस्सा। यहाँ भीलों के अलावा भिलाला और कुछ इलाकों में कोरकू जनजाति भी मिलती है। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब मुख्य रूप से भील और संबंधित जनजातियां। अब अगर हम उत्तर की तरफ चलें। हाँ, उत्तर की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं उत्तरी क्षेत्र में। इसमें बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा और मध्य भारत का पठार आता है। यहाँ कौन सी प्रमुख जनजाति है? यहाँ मुख्य रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया, जिन्हें हमने पीवीटीजी में भी गिना था। बिल्कुल, सहरिया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र यही है, खासकर श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, इन जिलों में। यहाँ जनजातीय आबादी का कुल प्रतिशत पश्चिमी क्षेत्र जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन यह सहरिया समुदाय का पारंपरिक इलाका है। अच्छा, और सहरिया के अलावा बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में खैरवार और कोंदर जैसी जनजातियां भी मिलती हैं, पर प्रमुखता सहरिया की ही है। ठीक है, पश्चिम में भील, उत्तर में सहरिया। अब आते हैं मध्य और दक्षिणी क्षेत्र पर। सुना है यहाँ सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र आबादी के घनत्व के लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का आधे से ज्यादा, लगभग 53.28% इसी क्षेत्र में निवास करता है। आधे से ज्यादा? तो यहाँ कौन-कौन सी जनजातियां हैं? यहाँ विविधता ज्यादा है। सबसे प्रमुख जनजाति है गोंड, जो शायद भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड? हाँ, उनके अलावा बैगा, जो पीवीटीजी भी हैं, कोरकू, कोल, प्रधान, अगरिया, ओझा, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां इसी क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती हैं। ये पूरा इलाका, जिसमें सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जनजातीय संस्कृति का एक तरह से गढ़ है। जिले कौन-कौन से हैं इस क्षेत्र में? यहाँ जिलों में जनजातीय आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, जैसे डिंडोरी में लगभग 65% और मंडला में करीब 58%। डिंडोरी और मंडला? हाँ, इनके अलावा छिंदवाड़ा लगभग 37%, सिवनी करीब 38%, बैतूल 42% से ज्यादा, बालाघाट 22.5%। इन सभी जिलों में जनजातीय आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मंडला का जिक्र किया।
उसके बारे में एक तथ्य भी है शायद। हाँ, एक दिलचस्प तथ्य है और ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि अकेले मंडला जिले में 9 विकासखंड ऐसे हैं जो पूरी तरह से जनजातीय ब्लॉक घोषित हैं। 9 ब्लॉक, ये दिखाता है कि यहाँ जनजातीय जीवन कितना केंद्रित है। बिल्कुल। बैतूल में भी बैतूल, घोड़ा डोंगरी, चिचोली जैसे ब्लॉक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, मध्य दक्षिण हो गया, अब बचा पूर्वी क्षेत्र। हाँ, पूर्वी क्षेत्र। इसे हम बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें रीवा पन्ना पठार का कुछ हिस्सा और सोन नदी की घाटी का क्षेत्र आता है। यहाँ कितनी आबादी है? यहाँ राज्य की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 14.04% हिस्सा लेता है। और प्रमुख जनजातियां? इस इलाके में कोल जनजाति की प्रमुखता है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कोल, अच्छा। हाँ, हालांकि यहाँ भी बैगा और गोंड समुदाय अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। जिले देखें तो शहडोल करीब 45%, उमरिया लगभग 48%, अनूपपुर करीब 48%, सीधी लगभग 28%, सिंगरौली 46% से ज्यादा, ये सब जिले इस क्षेत्र में आते हैं। उमरिया और अनूपपुर में प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो ये 4 क्षेत्र काफी हद तक तस्वीर साफ कर देते हैं। पश्चिम में भील, उत्तर में सहरिया, मध्य दक्षिण में गोंड बैगा कोरकू और पूर्व में कोल। हाँ, मोटे तौर पे यही तस्वीर बनती है। कुछ स्रोतों में इसे 6 प्रमुख जोन में भी बांटा गया है जो इन्हीं क्षेत्रों को थोड़ा और भौगोलिक स्पष्टता देते हैं। वो कौन से हैं? संक्षेप में बता दीजिए। हाँ, जैसे 1 मालवा क्षेत्र, पश्चिमी भाग, भील, भिलाला। 2 निमाड़ क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य सतपुड़ा, भील, कोरकू, गोंड। 3 चंबल क्षेत्र, उत्तरी पठारी भाग, खैरवार, सहरिया। 4 बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी भाग, केन बेतवा के बीच, गोंड, सौर। 5 बघेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, सोन घाटी, कोल, बैगा, गोंड। 6 महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, बैगा, गोंड, भारिया, कोरकू। 6 महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र, ये मूलतः उन्हीं क्षेत्रों का एक और तरह का वर्गीकरण है जो हमने भी डिस्कस किया। समझ गई। ये वितरण जानना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए कुछ मुख्य आंकड़े फिर से याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी है, राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1%। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला है अलीराजपुर, जहां लगभग 89% लोग अनुसूचित जनजाति से हैं। सही। और अगर हम कुल आबादी के संकेंद्रण की बात करें तो मध्य दक्षिणी क्षेत्र सबसे आगे है, जहां राज्य की आधी से ज्यादा करीब 53% जनजातीय आबादी रहती है। बिल्कुल, और वो मंडला जिले वाला तथ्य भी याद रखने लायक है, 9 जनजाति विकासखंड। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संवैधानिक पहचान है, जिसके अपने मानदंड हैं, अपनी प्रक्रिया है। हाँ। हमने ठक्कर बापा जैसे लोगों को याद किया जिन्होंने आदिवासी शब्द दिया, और वेरियर एल्विन जैसे मानव वैज्ञानिक के काम को समझा जिन्होंने इन समुदायों के जीवन को बहुत करीब से देखा। और सबसे अहम, हमने मध्य प्रदेश के नक्शे पर इन समुदायों के विशिष्ट भौगोलिक वितरण को देखा। ये देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों की प्रमुखता है। सही कहा, ये वितरण ही उनकी सांस्कृतिक विविधता का भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, और ये सारी जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जो ज़मीनी हकीकत है, उसका जो सामाजिक ताना बाना है, जो सांस्कृतिक रंग है, उन्हें समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है, खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश को गहराई से जानना चाहते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जनसांख्यिकी सिर्फ समाज और संस्कृति तक सीमित नहीं है। हाँ, ये राज्य की राजनीति को, वहाँ के आर्थिक विकास को, संसाधनों के बंटवारे को, यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं को नजरअंदाज करके कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। इन जनजातीय समुदायों की जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और उनका जो ये अलग अलग क्षेत्रों में बसाहट का पैटर्न है, ये मध्य प्रदेश में आज की जो सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियां बन रही हैं, उनको कैसे प्रभावित कर सकता है या कैसे प्रभावित करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। क्या नीतियां बनाते समय इन क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना पर्याप्त है या और गहराई से सोचने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, इस पर विचार करना चाहिए।